नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साबिता ठाकुर। एक बार फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि देश डायरी के पन्नों में क्या है खास। आज हम बात करेंगे तिलहन उत्पादन की, जानेंगे कॉफी निर्यात के बारे में, समझेंगे पश्चिम बंगाल में घट रहे उन्नत बीजों के उत्पादन को और साथ ही बताएंगे प्याज की घटती बढ़ती कीमतों को। दुनिया में सोयाबीन की सर्वाधिक खपत करने वाले देश चीन ने अगले 4 वर्षों में तिलहन का जोरदार उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। वहीं मक्का की बुआई घटाने की भी योजना बनाई है ताकि अनाज बाजार में संतुलन बनाया जा सके। चीन में मुख्य नीति निर्माता संस्था नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन यानी कि NDRC के मुताबिक वर्ष 2020 तक सोयाबीन का उत्पादन 189 लाख टन पहुंचने की योजना बनाई गई है। ये उत्पादन वर्ष 2014 के स्तर से 56% ज्यादा होगा। NDRC का कहना है कि सोयाबीन की बुआई वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के दौरान 37% बढ़कर 93 लाख हेक्टेयर पहुंच जाएगी। NDRC ने मूंगफली का उत्पादन 13% बढ़ाने की योजना बनाई है। चीन ने जहां तिलहन की बुआई बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है, वहीं मक्का की बुआई घटाने की योजना बनाई है ताकि अनाज बाजार में संतुलन बनाया जा सके। चीन में लोगों की आय बढ़ने के साथ मीट खपत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से चिकन एवं पोर्क सेक्टर में सोयाबीन की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए ही सरकार वहां सोयाबीन की खेती को बढ़ाना चाहती है। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक चीन में इस साल 860 लाख टन सोयाबीन का आयात होने की उम्मीद है, जबकि वहां घरेलू उत्पादन केवल 125 लाख टन ही है। वहीं दूसरी ओर चीन ने मक्का की बुआई घटाने की भी योजना बनाई है। यहाँ मक्का का भंडारण जबरदस्त है। वर्ष 2005 और 2006 को छोड़कर हर साल स्टॉक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मक्का का भंडारण 1 लाख टन से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल उन्नत बीजों के उत्पादन के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। जी हां, उन्नत बीजों के लिए पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में 71.23 लाख किसान हैं, जिनमें से 96% छोटे किसान हैं। राज्य में विविध प्राकृतिक संसाधन है व विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थिति है, जो फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला की खेती में मदद करता है। लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल उन्नत बीजों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। उन्नत बीजों के लिए पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य की तृणमूल सरकार कृषि व बीज उत्पादन के क्षेत्र में बंगाल को स्वनिर्भर बनाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। राज्य के कृषि मंत्री पुडेंदु बसु और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वनिर्भर बंगाल मिशन को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश में मौजूदा खरीफ सत्र के दौरान इस तिलहन फसल का रकबा करीब 11% घटकर 52.72 लाख हेक्टेयर रह गया है। इस रकबे के लगभग 57.5% हिस्से में फसल की स्थिति फिलहाल सामान्य है। मौजूदा खरीफ सत्र के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सोयाबीन के परंपरागत रकबे में 30% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस रकबे में सोयाबीन की जगह उड़द, अरहर, मक्का, ज्वार और धान की बुआई की गई है। सूबे के कुछ इलाकों में भारी वर्षा और जल जमाव के कारण सोयाबीन का 7.28 लाख हेक्टेयर रकबा बेहद खराब स्थिति में है। इन इलाकों में भोपाल, विदिशा, गुना, सागर, दमोह और रायसेन के निचले इलाके शामिल हैं। राज्य के 30.22 लाख हेक्टेयर रकबे में सोयाबीन की फसल की स्थिति फिलहाल सामान्य है, जबकि 8.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये तिलहन फसल अच्छी स्थिति में है। राज्य में सोयाबीन का 6.70 लाख हेक्टेयर रकबा बहुत अच्छी स्थिति में है। जानकारों के मुताबिक सूबे में सोयाबीन के रकबे में गिरावट की सबसे बड़ी वजह पिछले 3 खरीफ सत्रों में मौसम के कहर के कारण इस तिलहन फसल को नुकसान पहुंचा है।
इस नुकसान के कारण सोयाबीन का परंपरागत रकबा कम हो गया है और किसानों ने बुआई के लिए दलहन व दूसरी फसलों को तरजीह दी है। पिछले वर्ष आसमान छूने वाला प्याज इस वर्ष जमीन पर आ गया है। जी हां, मुंबई के थोक बाजार में प्याज 2 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि इसका असर रिटेल बाजार पर नहीं पड़ा है। पिछले वर्ष आसमान छूने वाले प्याज इस वर्ष जमीन पर आ गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये अभी भी पुराना प्याज है। मुंबई के थोक बाजार में प्याज 2 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। हालांकि इसका असर रिटेल बाजार पर नहीं पड़ा है। नए प्याज की आवक अक्टूबर से होगी और इससे पहले ही कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। इसका कारण ये भी है कि इस वर्ष प्याज का उत्पादन उम्मीद से ज्यादा हुआ है, जिससे प्याज की कीमतें काफी नीचे गिर गई हैं। हालात ये भी हैं कि किसानों के प्याज का दाम मूल्य से भी काफी नीचे चला गया है। गत दिनों एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार 5 पैसे प्रति किलो तक प्याज बिका। जानकारी के मुताबिक मुंबई के बाजार में प्याज की सप्लाई लासलगांव, जुन्नर, पुणे और नासिक से होती है। मुंबई में रोज करीब 200 ट्रक प्याज सप्लाई किया जाता है, जबकि यहाँ 150 ट्रक प्याज की ही जरूरत है। ऐसे में स्टॉक बच जाने के चलते थोक विक्रेता थोक खरीदार को 1 रुपए प्रति किलो तक का ऑफर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से प्राकृतिक आपदा के मार झेल रहे किसानों की फसल इस बार भी बर्बाद हो गई है। इस बार बारिश जल्द शुरू होने के कारण किसानों ने जल्दी बोवनी कर दी थी। यह फसल लगातार बारिश के कारण खराब हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश से केथन और बेतवा नदी उफान पर आ गई थी। इस कारण नदी का पानी कई खेतों में भर गया था। इससे नदी किनारे स्थित हजारों बीघा क्षेत्र के किसानों की फसल पानी में बह गई है। नदी किनारे स्थित खेतों में पानी भरने के कारण उड़द और सोयाबीन की फसल गल गई है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। पानी भरने से हजारों बीघा क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने दोबारा फसल की बोनी के लिए साहूकारों और बैंकों से कर्ज लिया था और अब किसानों के सामने अपने कर्ज को चुकाने और अपने परिवार का पालन करने का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ के ढिचरी, खुटिया बामोरी, तामलहेड़ा, भेड़का, बिल्हेरू, पत्थरगढ़, किरमची, खेड़ी, बाढ़ौली, निरटर, हुर्रेरी, सेमरखेड़ी, भोपाल, बीलाखेड़ा, मुडरा, बरखेड़ा, सागर ओढ़ेर आदि कई गांवों में ज्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत के आटा मिलों के बारे में। हिमाचल को नशे की बुराई से मुक्त करने के लिए भांग व अफीम के पौधों को उखाड़ने की मुहिम ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में 22 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में अब तक भांग व अफीम के 1.88 करोड़ पौधे उखाड़े गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। भारत के आटा मिलों ने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व यूक्रेन से 8.25 लाख टन गेहूं के आयात के लिए समझौता किया है। इन मिलों ने घरेलू उत्पादन में गिरावट को देखते हुए ये अहम फैसला लिया है। भारत के आटा मिलों ने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व यूक्रेन से 8.25 लाख टन गेहूं के आयात के लिए समझौता किया है। इन मिलों में घरेलू उत्पादन में गिरावट को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है और मिल मालिकों का कहना है कि अगर सरकार गेहूं पर लगा आयात शुल्क 25% से घटाकर 10% कर दे या फिर इस आयात शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दे तो वे और अधिक गेहूं का आयात कर सकते हैं। रोलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष M.K. दत्ता राज ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूक्रेन से गेहूं आयात के लिए 8,25,000 टन का सौदा जुलाई-अगस्त के महीने में किया गया था। यहां के निजी आटा मिलों ने पिछले साल भी ऑस्ट्रेलिया से लगभग 5 लाख टन गेहूं खरीदा था, जबकि ऐसा पहली बार हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आयात किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक को अगले 10 दिनों तक कावेरी नदी से रोजाना 15,000 क्यूसेक पानी देने के लिए आदेश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक को अगले 10 दिनों तक कावेरी नदी से रोजाना 15,000 क्यूसेक पानी देने के आदेश दिए हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से 50.52 टीएमसी पानी दिलाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस उदय यू ललित की पीठ ने ये आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक समिति के समक्ष तमिलनाडु के अपील दायर करने के बाद कर्नाटक को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का वक्त मिलेगा और उसके बाद 4 दिनों में समिति तमिलनाडु की अपील पर फैसला करेगी कि कितना पानी छोड़ा जाना है। पीठ ने आदेश में कहा है कि समिति का निर्णय आने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत कर्नाटक की भावनाओं और तमिलनाडु की आवश्यकताओं को देखते हुए 10 दिनों में दैनिक आधार पर 15,000 क्यूसेक पानी देने की जरूरत है। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत के इस आदेश से गणेश उत्सव के जश्न में डूबे कर्नाटक के कावेरी बेसिन क्षेत्र के किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं, जबकि तमिलनाडु के किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। देश में प्याज उत्पादन जून 2016 को समाप्त फसल वर्ष में 2.1 करोड़ टन की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आलू का उत्पादन 9% से घटकर 4.37 करोड़ टन रह गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.8 करोड़ टन हुआ था। देश में प्याज उत्पादन जून 2016 को समाप्त फसल वर्ष में 2.1 करोड़ टन की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचने का अनुमान है। हालांकि आलू का उत्पादन 9% घटकर 4.37 करोड़ टन रह गया है, जो उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.8 करोड़ टन का हुआ था। वर्ष 2015 और 16 के लिए बागवानी फसलों का तीसरा अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी करते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा है कि प्याज का उत्पादन करीब 2.1 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग वर्ष 2015 और 16 के लिए बागवानी फसलों का कम बरसात के कारण फसल वर्ष 2014 और 15 में प्याज का उत्पादन घटकर 1,89.2 लाख टन गया है। इससे पहले का रिकॉर्ड वर्ष 2013 और 14 का है, जब 1.94 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। पश्चिम बंगाल में उत्पादन में कमी आने के कारण आलू का उत्पादन घटा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादक राज्यों में प्याज की कीमतें इस वर्ष लुढ़ककर 7 रुपए प्रति किलो पर रह गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 45 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। झारखंड की राजधानी रांची में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए लतरातू डैम से पानी लाने की तैयारी हो रही है। यहां पर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कांची नदी के कमांड क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। पक्का नाला से जोड़कर खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा में ये एक अनोखा प्रयास है। झारखंड की राजधानी रांची में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए लतरातू डैम से पानी लाने की तैयारी हो रही है। यहां पर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कांची नदी के कमांड क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। पक्का नाला से जोड़कर खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा में ये एक अनोखा प्रयास होगा। आने वाले 15 सालों में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पेंडिंग योजनाओं को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। 15 से अधिक पेंडिंग योजनाओं पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। हिमाचल को नशे की बुराई से मुक्त करने के लिए भांग व अफीम के पौधों को उखाड़ने की मुहिम ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में 22 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में अब तक भांग व अफीम के 1.88 करोड़ पौधे उखाड़े गए हैं। हिमाचल को नशे की बुराई से मुक्त कराने के लिए भांग व अफीम के पौधों को उखाड़ने की मुहिम ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक प्रदेश की 1527.05 हेक्टेयर भूमि से भांग के पौधे उखाड़े गए हैं और साथ ही 1,64,98,175 पौधों को नष्ट कर दिया गया है। पुलिस ने 19,157 बीघा सरकारी भूमि से नशे की खेती को नष्ट किया है। इसके अलावा पुलिस ने 60,040.57 बीघा निजी जमीन से भांग के पौधे उखाड़े हैं। कुल 76,93 बीघा भूमि से पोस्त दाना यानी अफीम के पौधे नष्ट किए गए हैं। विशेष अभियान के दौरान वर्ष 2016 में अभी तक NDPS अधिनियम के 119 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान NDPS के अंतर्गत 27 मामलों में छानबीन की गई है। हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार के विभिन्न महकमों, खासकर पुलिस को नशाखोरी व नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ओडिशा में हो रहे बांस और नारियल की खेती के बारे में। भारत का कॉफी निर्यात चालू वित्त वर्ष 2016-17 के पहले 5 महीनों में 18.15% से बढ़कर 1,63,615 टन रहा है। निर्यात में यह वृद्धि कम मूल्य प्राप्ति के बावजूद हुई है। जी हां, वित्त वर्ष 2015 और 16 की अप्रैल से अगस्त अवधि में भारत ने 1,38,479 टन कॉफी निर्यात किया था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। ओडिशा को इस वर्ष बागवानी मिशन के लिए केंद्र की ओर से 49.91 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इस बागवानी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बांस और नारियल की खेती का विकास करना होगा। ओडिशा में बागवानी शुरू करने के लिए वर्ष 2015 और 16 के लिए केंद्र ने 54.45 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया था, लेकिन यहाँ की सरकार 4.15 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाई। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि ओडिशा को इस वर्ष इस मिशन के लिए केंद्र की ओर से 49.91 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और इस बागवानी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बांस और नारियल की खेती का विकास करना है। पिछले 2 सालों के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने ओडिशा में बागवानी विकास के लिए 6.50 करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध की थी। ये राशि ग्रीन हाउस, शीतगृह भंडारण, काजू प्रोत्साहन इकाइयों को विकसित करके उपलब्ध कराई गई थी। इस साल बेहतर मानसून से अगली 2 तिमाहियों में कृषि आधारित उद्योग तथा कंपनियों की बिक्री और उनका मुनाफा 15 से 45% के बीच बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग संगठन एसोचैम की अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून अच्छा रहने से पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इस साल बेहतर मानसून से अगली 2 तिमाहियों में कृषि आधारित उद्योग तथा कंपनियों की बिक्री और उनका मुनाफा 15 से 45% के बीच बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग संगठन एसोचैम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून अच्छा रहने से पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। पिछले 2 वर्ष मानसून में औसत से कम बारिश हुई थी, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। इसका फायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा, रेलिस इंडिया और जैन इरिगेशन जैसे कई मझौली तथा बड़ी कंपनियों को मिल सकता है, जो सीधे कृषि क्षेत्र से जुड़े कारोबार करती है। रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई, कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर आदि, बीज तथा खाद प्रसंस्करण के कारोबार से जुड़ी कंपनियों को पर्याप्त वर्षा का लाभ होगा। कृषि के लिए जरूरी सामान जैसे उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण आदि की मांग बढ़ेगी। साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण मांग में इजाफा होगा। अध्ययन पत्र में कहा गया है कि अच्छे मानसून के बाद महिंद्रा के ट्रैक्टरों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष की अंतिम 2 तिमाही के दौरान सितंबर से मार्च के बीच उसकी बिक्री में कम से कम 15% वृद्धि की उम्मीद है। बारिश के सीजन में अब तक पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बारिश हुई है। इसके बावजूद भी 21% बारिश की जरूरत अभी भी है। इस वर्ष अब तक 79% बारिश हुई है। पिछले वर्ष इस अवधि में 77.5% बारिश हुई थी। बारिश के सीजन में अब तक पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बारिश हुई है। इसके बाद भी 21% बारिश की जरूरत है। बार बार बदल रहे मौसम के चलते फसलें प्रभावित होने लगी हैं। उड़द और मूंग जीवाणु झुलसा रोग से प्रभावित हो रही है। खेतों में पककर तैयार खड़ी मूंग की फलियां अंकुरित होने लगी हैं। सोयाबीन पर भी सफेद मक्खी का खतरा मंडरा रहा है। बारिश के कारण जिले के खिरकियां और सोडलपुर क्षेत्र के खेतों में पककर तैयार खड़ी मूंग की फसल की फलियां पुनः अंकुरित होने लगी हैं। किसान कटाई के लिए तैयार हैं, लेकिन मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बिहार में आम लोग बाढ़ से काफी परेशान हैं, वहीं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में सूखे की मार से किसानों की हालत खराब हो गई है। कम बारिश होने की वजह से तालाब व नहर और उस पर सरकारी नलकूप खराब हो गए हैं। जी हां, फसल अच्छी की उम्मीद लगाए किसान अब कर्ज चुकाने की चिंता में डूब गए हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर में मौसम की मार किसानों पर ऐसी पड़ी है कि अब फसल के साथ साथ किसानों के चेहरे भी सूखने लगे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के किसान अब मायूस हो रहे हैं। जिले में भयंकर सूखा है, लेकिन सरकारी स्तर पर भी अब तक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। किसानों का कहना है कि पानी के अभाव में धान के पौधों में कल्ला नहीं निकल रहा है। ऐसे में यदि वे बाद में फसल बचा भी लेंगे तो आंशिक रूप से उत्पादन कम ही होगा। यहाँ के किसानों ने ये भी बताया कि पानी के अभाव में खेतों में गोभी, मूली, साग, करेला, परवल, मिर्च समेत धान, मकई, मड़ुआ, दलहन की फसलें भी सूख रही है। ऐसे में बैंक से लिए गए कर्ज कैसे चुकाएंगे सोचकर ही किसान मायूस हैं। भारत का कॉफी निर्यात चालू वित्त वर्ष 2016-17 के पहले 5 महीनों में 18.15% से बढ़कर 1,63,615 टन रहा है। निर्यात में यह वृद्धि कम मूल्य प्राप्ति के बावजूद हुई है। जी हां, वित्त वर्ष 2015 और 16 की अप्रैल से अगस्त अवधि में भारत ने 1,38,479 टन कॉफी निर्यात किया था। कॉफी बोर्ड के अनुसार भारत का कॉफी निर्यात चालू वित्त वर्ष 2016-17 के पहले 5 महीनों में 18.15% बढ़कर 1,63,615 टन पर रहा है। वित्त वर्ष 2015 और 16 के अप्रैल अगस्त महीने में भारत ने 1,38,479 टन कॉफी का निर्यात किया है। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016 और 17 के अप्रैल से अगस्त महीने में कॉफी बीन रोबस्टा किस्म के साथ साथ इंटरनेट कॉफी के निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में निर्यात 1,49,482 रुपए प्रति टन रही, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि में 1,68,408 रुपए प्रति टन रही थी। समय पर होने वाली बरसात की कमी और फूल लगने के महत्वपूर्ण चरण के दौरान अधिक तापमान के कारण कॉफी उत्पादन फसल वर्ष 2016 व 2017 में 8.75% घटकर 3,20,000 टन रह जाने का अनुमान लगाया गया है, जो उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि में 3,48,000 टन था। लेकिन भारतीय कॉफी के मुख्य आयातक देश इटली, रूस, जर्मनी, बेल्जियम और तुर्की जैसे देश हैं, जहां से भारत में लगभग 50% कॉफी का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे इसी समय, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ग्रीन टीवी आपके लिए लेकर आता रहेगा कुछ न कुछ खास जानकारियां। और अब आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।